लोग आपको देखकर मुस्कुराने के बजाय आप पर पत्थर फेंकने लगें, कीचड़ उछालें, कैसा लगेगा? हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फुले की। वो इसके लिए इतनी तैयार रहती थीं कि वो हमेशा अपने थैले में एक दूसरी साफ साड़ी लेकर चलती। ये बात बहुत पुरानी है। साल था 1852 और शहर था पुणे। सावित्री बाई फुले हर दिन स्कूल पढ़ाने जाती थीं और हर दिन लोग उन पर पत्थर, कीचड़, यहाँ तक कि गोबर भी फेंकते थे। एक मिनट, कोई स्कूल जा रहा है, मतलब एक अच्छा काम कर रहा है, और लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, पर क्यों? यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। वो इसके लिए इतनी तैयार रहती थीं कि वो हमेशा अपने थैले में एक दूसरी साफ साड़ी लेकर चलती थीं। अच्छा। हाँ, उन्हें पता होता था कि स्कूल पहुंचते पहुंचते उनकी पहनी हुई साड़ी तो गंदी हो ही जाएगी। वो स्कूल पहुंचती, शांति से अपनी गंदी साड़ी बदलती और फिर चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती थीं। वाह, मतलब उन्होंने हार तो बिल्कुल नहीं मानी। ये कहानी असल में एक की नहीं, दो लोगों की है, सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फूले। हम कह सकते हैं कि वो दो शरीर थे, पर उनका दिल, उनका सपना वो एक ही था। और क्या था वो सपना? सपना था कि भारत की हर लड़की पढ़े, आगे बढ़े। तो चलिए उस जमाने में थोड़ा पीछे चलते हैं। माहौल कैसा था उस वक्त? एक ऐसा समाज जो जाति और पितृसत्ता की मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक ऐसा समाज जहां पैदा होते ही किसी की किस्मत तय हो जाती थी। और इसी दुनिया में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने बदलाव का सपना देखा था। उस समय हमारे देश में ज्यादातर लोगों की सोच बहुत ही अलग थी। उनका मानना था कि लड़कियों का काम है बस घर संभालना, खाना बनाना, बच्चे पालना। हाँ, और पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ने लिखने लगीं तो ये एक तरह से भगवान का अपमान होगा, एक पाप होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों की शादी भी तो बहुत जल्दी कर दी जाती थी। हाँ। जब वो बच्ची ही होती थी, बाल विवाह। हाँ, और शादी के बाद उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो बस चुप रहें, अपनी मर्जी से कुछ ना बोलें। और इसी माहौल में जब सावित्रीबाई सिर्फ 9 साल की थीं, उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव से हो गई। उस वक्त के हिसाब से तो ये एक आम बात थी। लेकिन ज्योतिराव वो आम बच्चों जैसे नहीं थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि भाई अगर भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है तो समाज में इतना फर्क क्यों है? क्यों कुछ लोगों को पढ़ने का हक है और कुछ को नहीं? औरतों को हमेशा पर्दे के पीछे ही क्यों रखा जाता है? और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। किताब वाला? हाँ, बताइए जरा उसके बारे में। तो हुआ यूं कि एक दिन शादी के कुछ समय बाद ज्योतिराव एक अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे थे। छोटी सी सावित्री ने बड़ी उत्सुकता से बस उस किताब को छूना चाहा, देखना चाहा कि क्या है उसमें। और तभी ज्योतिराव के पिताजी कमरे में आ गए और उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उन्होंने वो किताब ज्योतिराव के हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दी। अरे! और चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को किताब के पास लाने की? औरत का काम चूल्हा चौका है, पढ़ाई लिखाई नहीं। उस वक्त ज्योतिराव ने क्या कहा? उन्होंने कुछ जवाब दिया अपने पिता को? नहीं, उस पल वो बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन उनके मन के अंदर एक ज्वालामुखी फट चुका था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसी पल मन ही मन में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उनकी पत्नी के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो देश की करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने खुद से एक वादा किया। उन्होंने सोचा, आज मेरी पत्नी को एक किताब छूने से रोका गया है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि इस देश की हर बेटी के हाथ में किताब होगी। क्या बात है! ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये तो एक संकल्प था, एक बहुत बड़ा संकल्प। और इस संकल्प को पूरा करने की शुरुआत उन्होंने की अपने ही घर से। सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया। हाँ, उन्होंने खुद सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया, पर यह आसान नहीं था। उन्हें छिप छिप कर पढ़ना पड़ता था। जब रात को घर में सब सो जाते थे ना, तब वो दिए की रोशनी में एक दूसरे को पढ़ाते थे। मतलब वो दुनिया से लड़ने से पहले अपने घर के अंधेरे में ही एक छोटी सी क्रांति कर रहे थे। एकदम सही कहा आपने। शुरुआत में सावित्रीबाई को थोड़ा डर भी लगता था, झिझक होती थी, लेकिन ज्योतिराव का भरोसा बहुत मजबूत था। वो हमेशा कहते थे, तुम जरूर सीखोगी। और इसी भरोसे और मेहनत का नतीजा था कि कुछ ही सालों में सावित्रीबाई पढ़ना लिखना सीख गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, साल 1848, पुणे का भिड़ेवाड़ा। जी हाँ, उन्होंने वहां भारत का पहला स्कूल खोला जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए था। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी।
एक तरफ पूरा समाज कह रहा है कि लड़कियों का पढ़ना पाप है, और दूसरी तरफ ये पति पत्नी सीना तान कर कह रहे थे, नहीं, शिक्षा पर सबका हक है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये उस पुरानी सोच को एक खुली चुनौती थी। तो क्या समाज ने इस चुनौती को आसानी से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में ही सुना, लोगों ने सावित्री बाई पर पत्थर और कीचड़ फेंके, ताने मारे, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा तूफान आया ना, वो बाहर से नहीं, उनके अपने घर के अंदर से आया। उनके परिवार ने क्या किया? उनके परिवार वालों ने, खासकर ज्योतिराव के पिता ने, उन्हें एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, या तो ये लड़कियों को पढ़ाने का काम बंद कर दो, या फिर ये घर छोड़कर चले जाओ। ये तो बहुत ही मुश्किल फैसला रहा होगा। एक तरफ अपना घर, अपना परिवार, और दूसरी तरफ वो छोटी छोटी लड़कियां। बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन ज्योतिराव और सावित्री बाई ने उन लड़कियों के सपने को चुना। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसी रात? हाँ, वो रात उनके लिए बहुत कठिन थी। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था। कई रातें तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन एक दिन के लिए भी उन्होंने अपना स्कूल बंद नहीं होने दिया। ये हिम्मत, ये त्याग तो सच में कमाल का है। लेकिन ज्योतिराव ये भी जानते होंगे कि सिर्फ स्कूल खोल देने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। लोगों की सोच को भी तो बदलना जरूरी था। आप एकदम सही जगह पहुंचे हैं। ज्योतिराव को पता था कि असली बीमारी अशिक्षा नहीं, बल्कि गलत सोच है। लोगों की दिमाग में जो ये बात बैठ गई थी कि कुछ लोग ऊंचे होते हैं और कुछ नीचे, उसे जड़ से मिटाना था। हाँ, और इसी सोच को मिटाने के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज नाम का एक ग्रुप बनाया। सत्यशोधक समाज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सच की खोज करने वाला समाज। इस ग्रुप का काम था लोगों के बीच जाना और उनसे सवाल पूछना, उन्हें समझाना कि भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है, तो किसी इंसान को ये हक किसने दिया कि वो दूसरे को छोटा या बड़ा समझे। और अपने इन विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक किताब भी लिखी थी, है ना? हाँ, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो उस वक्त के समाज के मुंह पर एक तमाचा थी। ज्योतिराव ने पहली बार हिम्मत के साथ भारत की जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका के दास प्रथा से की। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। एक और बात जो फूले दंपति को सबसे अलग बनाती है वो ये कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थे, वो जो कहते थे उसे अपनी जिंदगी में करके भी दिखाते थे। हाँ, पानी वाली कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो तो इंसानियत की एक मिसाल है। साल 1868 में पुणे में भयानक सूखा पड़ा। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, लेकिन समाज में छुआछूत की एक बहुत ही बुरी प्रथा थी। कुछ जातियों के लोगों को ऊंची जाति वालों के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। एक मिनट, ये बात हजम करना मुश्किल है। मतलब सूखा पड़ा है, लोग प्यास से मर रहे हैं, और आपके कुएं में पानी है, लेकिन आप किसी को सिर्फ उसकी जाति की वजह से पानी नहीं लेने देंगे। हाँ, यही हो रहा था। लोग प्यासे थे, पर कुओं पर पहरे लगे थे। ऐसे मुश्किल समय में ज्योतिराव और सावित्री बाई ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने घर का कुआं? उन्होंने अपने घर के आंगन में जो पानी का हौज था, उसे सभी के लिए खोल दिया। एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि यहाँ से कोई भी, किसी भी जाति का इंसान पानी भर सकता है। वाह, ये सिर्फ प्यासे को पानी पिलाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि पानी पर, भगवान की बनाई चीजों पर सबका बराबर का हक है। बिल्कुल, और ये बराबरी का सिद्धांत उनकी निजी जिंदगी में भी दिखता था। फूले दंपत्ति की अपनी कोई संतान नहीं थी। उस जमाने के हिसाब से ज्योतिराव दूसरी शादी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो समाज की सोच से बहुत आगे का था। हाँ, उन्होंने एक विधवा महिला के बेटे को गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम था यशवंत राव। और उसे सिर्फ पाला पोसा नहीं, उसे खूब पढ़ाया लिखाया और एक डॉक्टर बनाया। इससे साबित होता है कि वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, जो कहते थे पहले खुद करके दिखाते थे। ये सफर जाहिर आसान नहीं रहा। 1890 में ज्योतिराव फूले का निधन हो गया। ये सावित्रीबाई और उनके आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, ये बहुत दुखद था, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी सावित्रीबाई ने एक और मिसाल कायम की। उस जमाने में जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसकी चिता को आग या तो उसका बेटा देता था या कोई पुरुष रिश्तेदार। महिलाओं को तो शमशान घाट जाने की भी इजाजत नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन सावित्रीबाई ने इन सारे नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने खुद अपने पति की अर्थी को कंधा दिया और उनकी चिता को अग्नि भी दी। ये कोई अंत नहीं था? नहीं, ये एक ऐलान था
एक संदेश था कि ज्योतिराव का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी सोच, उनका सपना, उनकी लड़ाई हमेशा जिंदा रहेगी। और अब उस मशाल को मैं सावित्रीबाई आगे लेकर जाऊंगी। तो जब हम आज सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं लगती, ये एक सोच की कहानी है, एक हिम्मत की कहानी। सही कहा। उन्होंने कभी इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए काम नहीं किया। उनका मकसद एकदम साफ था, निस्वार्थ, लोगों को हर तरह के शोषण और अंधविश्वास से आजाद कराना, सत्य और समानता के रास्ते पर चलाकर लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ने का हक दिया, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो उनके संघर्ष का नतीजा क्या हुआ? इससे सिर्फ कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी दुनिया ही बदल गई। उनकी उपलब्धियों को देखें तो लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने तो बस समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की। आज जब हम देखते हैं कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस अधिकार की पहली और सबसे मुश्किल लड़ाई इन्हीं दो लोगों ने लड़ी थी। जब कोई साथ नहीं था, तब वो दोनों एक दूसरे का साथ बन के खड़े थे। तो आज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम फुले दंपत्ति को सिर्फ इतिहास के एक चैप्टर की तरह याद करते हैं, या उनकी शुरू की हुई लड़ाई को सच में समझते हैं? क्योंकि असली महानता याद रखे जाने में नहीं होती। असली महानता किसी के शुरू किए हुए अच्छे काम को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने में होती है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं।